हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई है। कल हमने जीके का प्रैक्टिस सेट 1 किया था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। आप सभी छात्रों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो आप एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस क्लास को, जीके की पहली क्लास जो शाम 7 बजे कल हुई थी, जाके जरूर देखिए प्रैक्टिस सेट 1। और ये हमारा समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 है, इसको भी आप ऐसा ही प्यार दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि आज शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है जीके का। तो ऐसे ही डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है और फ्री में पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करता हूं। जो कल जीके की प्रैक्टिस सेट करवाई है उसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे भेज दिया है। जिनको पीडीएफ फाइल चाहिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए और डेली हमारे साथ जुड़ के यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स बनाना कैसे है या किस तरीके से तैयारी करनी है पीटी या किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ये सारे डाउट आपको एक बहुत अच्छा क्रैश कोर्स तैयार करेगा जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये कोई वन लाइनर की पीडीएफ फाइल नहीं है, इसमें सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है और वीडियो क्लासेस भी इसमें दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो नाम मात्र शुल्क 99 रुपए में क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। जो छात्र इच्छुक हैं, जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, वो इससे खरीद के बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक इस कोर्स को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको जाके अभी कभी बाय कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर टोटल हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं समान हिंदी के। वैसे तो आपकी पीटी में 25 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो 30 क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग आंसर करते रहिए साथ साथ और वीडियो के एंड में बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये यूपी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बोरिंग टेक्नीशियन, इन एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न यानी 51 नंबर क्या कह रहा है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम दो शब्द तत् धन सम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, प्रकाश, सूर्य, पृथ्वी आदि। अतः पृथ्वी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप पृथ्वी होता है। ठीक है, देखिए सॉरी एक सेकंड, ये होता है, ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी, ये होता है तद्भव। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, ठीक है। ये वाली मात्रा इस तरीके से लगती है, ना कि इस तरीके से। अगर ये मात्रा इस तरीके से नीचे लग जाए तो समझ लीजिए तत्सम शब्द है, और अगर इस तरीके से प्रा लिखा जाए, ठीक है, प्रा इस तरीके से लिखा जाए तो समझ लीजिए आपका ये तद्भव है। तो ये आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। अब देखिए भाई, बहुत सारे छात्र भौचक्के हो जाएंगे ये प्रश्न देखेंगे कि संप्रदान का कारक प्रसर्ग है। भाई प्रसर्ग क्या होता है, ई का पूछ लिया बे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। संप्रदान कारक, तो यहां पर इसका अर्थ होता है, प्रसर्ग का अर्थ होता है विभक्ति चिन्ह। पूछा जा रहा है, सरल भाषा में बात किया जाए, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, लेकिन क्या एक नया शब्द लेकर आ गया यहां पर, प्रसर्ग क्या है। अब छात्र कहेंगे ये क्या पूछ लिया बे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो प्रसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, 52 का डी हो जाएगा, ठीक है। के लिए, संप्रदान के लिए होता है कारक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल कौन सा है। जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 53, मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल कौन सा है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान काल है। देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती है, जैसे चित्र बना रहा हूं, इस वाक्य में वर्तमान समय में चित्र बनाने का बोध हो रहा है, यानी क्रिया भी अभी चल रही है, इसीलिए यह वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए
आलू किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर दें। आलू जो है वो किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। 54 का राइट आंसर। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो मात्र 500 लाइक का एम रखता हूं दोस्तों। मुझे पता है कि आप लोग इससे भी ज्यादा लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिएगा इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसा लगा आपको क्लास, और इस क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। बिल्कुल फ्री में पीटी की तैयारी कराऊंगा, विद पीडीएफ फ्री में दूंगा आपको। चलिए 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आ चुका है, पुर्तगाली। क्या है? आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसलिए विकल्प ए उत्तर सही है। पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं जैसे आल्पिन, अलमारी, इस्पात, गोदाम, पिस्तौल, तंबाकू, काजू, संतरा, मिस्त्री आदि, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है शाह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 55 षटकोर वाला सा जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही है, मूर्धा। देखिए कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है तब ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे टा, ठा, ढा, ड़ा, अड़ा, सा मूर्धन्य व्यंजन है। तो षटकोर वाला जो सा है उच्चारण स्थान उसका जीवा मूर्धन को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? बताएं 56 का राइट आंसर। वेरी गुड, 56 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन से, दुर्लभ वस्तु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। वेरी गुड, बी ऑप्शन सही है, बड़ी ई प्रत्यय लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए सॉरी यहां पर देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 57 का जो लगेगा डी लगेगा, आ लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? आ लगेगा, माफ कीजिएगा। देखिए सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुता प्रयोग करके सुता शब्द बन जाएगा। ठीक है, बड़ा का मात्रा लग जाएगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? सुता हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। काव्य में भाव तथा काल के सौंदर्य को बढ़ाने वाला कारक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर डी ऑप्शन सी, अलंकार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग निबंधकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दें जल्दी जल्दी। और भाई जीके वाली क्लास, कल वाली क्लास जरूर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। और जल्दी मैं सारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, वहां से सारे आप क्लासेस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, बस इसके सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही है, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61 है। सडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। यानी कि सडानंद का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 61 का राइट आंसर देना है यहाँ पर। बहुत अच्छा, 61 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 61 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सट धन आनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सट धन आनन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 62। चक्रधर शब्द है, कैसा शब्द है? ये रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है या विदेशी है? क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए भाई 63 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर देना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके पीईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए से, कुछ अनिश्चयवाचक है, कुछ का बोध होता है, यानी कि कुछ पता नहीं है कितना है क्या है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ। देखिए संबंध बोधक अवयव संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों में प्रकट होता है उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे मैं गोपाल के बिना
नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में बिना जो शब्द आया है, मैं गोपाल के बिना, बिना जो शब्द आया है और गोपाल संज्ञा और मैं जो आया है वो सर्वनाम है। तो जो इसमें इस वाक्य में जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, तो इसमें बिना जो शब्द है वो गोपाल संज्ञा है और मैं सर्वनाम है, के बीच में बिना आया है। बीच संबंध प्रकट करता है, जो बिना है वो गोपाल संज्ञा और मैं सर्वनाम के बीच में एक संबंध प्रकट कर रहा है। तो अतः बिना शब्द एक संबंध बोधक अवयव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर देखिए 65 का सी हो जाएगा विभाव। क्या हो जाएगा? 65 का बी हो जाएगा। देखिए, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक विभाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए, ज्यों ज्यों निहरिये ने रहे हैं नयनिये, त्यों त्यों खरी निकारें सा निकाई। पंक्ति में अलंकार है। देखिए, माफ कीजिएगा अगर मैंने गलत पढ़ा हो, बहुत टिपिकल वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है? 67 का राइट आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर करें। वेरी गुड, 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, वह कौन सा शब्द है? जल्दी से आंसर कर दें फटाफट। और पीडीएफ फाइल अगर चाहिए इसका विद आंसर रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें, वहां पर मिल जाएगा आपको। और मुझसे कुछ भी बातचीत करना है, कोई आपको सवाल पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 68 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, दर्शन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 69 है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बताना है। 69 का राइट आंसर, वेरी गुड, 69 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बहुत अच्छे, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। 69 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाटक और प्रहसन। देखिए, जब हम काव्य का आनंद उससे देखकर प्राप्त करते हैं तो वह दृश्य काव्य कहलाता है। नाटक तथा प्रहसन दृश्य काव्य के अंतर्गत ही आते हैं क्योंकि इन्हें मंच पर मंचित होते देखकर ही आनंद की अनुभूति होती है, जबकि कहानी तथा व्यंजन श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। तो यहाँ पर देखिए 70 में एक चिन्ह दिखाया गया है, यह चिन्ह किसका है आपको बताना है। 70 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं फटाफट। 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पुनरुक्ति बोध चिन्ह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 71 है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, बताएं 71 का राइट आंसर। बहुत अच्छे, 71 का बी से हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं, देखिए, छायावादी युग के महान कवि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी ने प्रकृति के माध्यम से प्रत्येक भाव बड़ी ही सुंदरता से शब्दों में व्यक्त किए हैं। इसी विशेषता के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक क्या है? 72 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। बिल्कुल, 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। 72 का डी यहां पर सही हो जाएगा, सिंह। ठीक है, मैंने 73 पे लगा दिया टिक, माफ कीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73। आली शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल, 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, भावरा और सखी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 भाई क्या कर रहा है, देखिए, वह बहुत बोलती है। प्रश्न है, वाक्य दिया गया है, वह बहुत बोलती है, क्या वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है आपको। 74 का राइट आंसर बिल्कुल 74 का बी से हो जाएगा, बहुत जो है यहाँ पर वो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 75। उज्ज्वल शब्द उज्ज्वल पद में संधि है, कौन सी संधि है उज्ज्वल पद में? जल्दी से आंसर करें। 75 का राइट आंसर
बिल्कुल 75 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। और आज शाम 7 बजे क्लास होगी जीके की, भूलिएगा मत लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 76 का ए ऑप्शन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखिए छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद जी की प्रथम रचना झरना 1918 में लिखी गई थी, तभी से छायावादी युग का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है, पावक शब्द का उदाहरण है। जल्दी से आंसर कर दे 77 का राइट आंसर, बिल्कुल जल्दी से आंसर करें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन से हो जाएगा, अयाद स्वर संधि का उदाहरण है पावक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है, देखिए सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? जल्दी से आंसर करें 78 का राइट आंसर, बिल्कुल 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी से ये 2। देखिए सामान्यतया काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं, दृश्य काव्य तथा श्राव्य काव्य। जिस काव्य में भाव तथा चमत्कार, संकेतों, अभिनय आदि के द्वारा प्रदर्शित होते हैं और इन भावों से जिस आनंद की अनुभूति होती है तो उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप, जिस काव्य में आनंद को सुनकर या पढ़कर प्राप्त किया जाता है वहां पर श्राव्य काव्य होता है, यानी कि जिस काव्य को देखा जा सकता है, ठीक है, देख के उसका आनंद लिया जाता है, उसे हम किसमें? दृश्य काव्य में रखते हैं। और जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसके बाद जो आनंद आता है हमें, उसे हम श्राव्य काव्य कहते हैं, श्राव्य काव्य में होता है। जैसे कि आपका दृश्य काव्य का उदाहरण महाराणा प्रताप है और श्राव्य काव्य का उदाहरण रामचरितमानस है, जिसे हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रसारण का विलोम शब्द है। जल्दी से आंसर करते हैं फटाफट। 79 का राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, अकुंचन। देखिए प्रसारण का विलोम शब्द होता है अकुंचन, क्योंकि प्रसारण का अर्थ होता है फैलना, फैलाना, बढ़ाना, विस्तार करना, एक्सटेंशन करना, ठीक है, और जबकि अकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, ठीक है। इस प्रकार ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 और ये अंतिम प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। जल्दी से आंसर कर दें और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस क्लास को अगर आपको मजा आया हो, क्लास में समझ में आया हो, सब कुछ पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। जो शाम को क्लास होने वाली है 7 बजे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 80 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी सही है, गांवों में। तो यहां पर दोस्तों हमने 30 प्रश्न किए हैं, कितने प्रश्न आपने सही किए जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक क्लास कैसी लगी एक अच्छा से जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ इस क्रैश कोर्स को खरीदना तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से इसको खरीद सकते हैं। मिलते हैं आज शाम 7 बजे जीके की प्रैक्टिस से 2 में। जिन लोगों ने जीके का 1 क्लास नहीं देखा है चैनल पे जाके जरूर देखेगा, बहुत अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट।